नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार। 3 का सवाल लेकर के हाजिर हूं मैं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी भी मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बांग्लादेश में राजनीतिक संकट को लेकर के करेंगे, जहां अब ये संकट जो है गहराता नजर आ रहा है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में हिंसा की लहर फैल गई है। विरोधी समूहों ने सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। राजधानी ढाका की बात करें तो कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। देश में राजनीतिक स्थिरता खतरे में दिख रही है और जनता में भारी तनाव व्याप्त है। शेख हसीना पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने बांग्लादेश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव को भड़का दिया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप है, जिस पर न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही है। और उनकी सजा के बाद विरोधी दलों ने हिंसा का रास्ता भी अपनाया, जिससे देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। सुरक्षा की दृष्टि से यूनुस सरकार ने आपातकालीन कदम उठाए, लेकिन विपक्षी दलों के टकराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता ने देश की अर्थव्यवस्था और विकास को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और वहीं देखिए कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार को तख्तापलट की आशंका ने पूरी तरह से घेर रखा है। शेख हसीना की मौत की सजा के बाद उभरी हिंसा ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है कि कहीं ये अशांति सैन्य हस्तक्षेप या बड़े राजनीतिक विद्रोह का रूप ना ले। देश में सुरक्षा बलों को सशक्त किया गया है और कई संवेदनशील क्षेत्रों में एक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं देखिए कि सरकार ने जनता से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी गुटों के उग्र प्रदर्शन के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बांग्लादेश की राजनीतिक भविष्य को लेकर के देश में एक गहरा अनिश्चित माहौल जो है वो तैयार हो गया है। तो ये 3 का सवाल में हम जो है खास मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। अब बात 3 सवालों की करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी पहले सवाल की। पहला क्वेश्चन है, शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद क्यों भड़की आखिरकार हिंसा? और वही दूसरा बड़ा सवाल आपके सामने रख देते हैं, जहां शेख हसीना पर लगे आरोप सच या बदले की कार्रवाई है। वही तीसरा सवाल यह है कि यूनुस सरकार को तख्ता पलट का डर क्यों लग रहा है, क्योंकि अस्थायी सरकार थी। अब ऐसे में जब ये तमाम चीजें हो रही है वहां पर, तो यूनुस सरकार को भी डर लग रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी कुर्सी ना खिंच जाए। 3 के सवाल में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं करवा देती हूँ। मेजर जनरल पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और सलाहुद्दीन शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हैं। सबसे पहले सलाहुद्दीन जी, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में ये हालात क्यों बने हुए हैं, किसे ये डर सता रहा है कि उसकी कुर्सी छिन जाएगी, और देश में शांति स्थापित करने में यूनुस सरकार इतनी नाकामयाब क्यों हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपको, ऋतु जी को, किरण जी को, और जनरल सहगल साहब को, और हमारे प्यारे संजीव श्रीवास्तव भाई को नमस्कार। देखिए, दुनिया के जहां भी तानाशाही होता है उसको ही एक डर रहता है ये तख्ता से हट जाने की। यूनुस के भी है, और यूनुस ने तो पिछले 15 साढ़े 15 महीने बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ ले गई। 60 लाख 7 लाख लोग बेरोजगार हो गई, फैक्ट्रीज बंद है, $1 के इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और कल जब ये ड्रामा कर रहा था ये हसीना जी की सजा को लेके, उसी वक्त ढाका के 5 स्टार होटल में चुपे से बैठ के वो बांग्लादेश की 2 सी पोर्ट फॉरेन कंपनी को दे दी। लूट रहा है यूनुस, बांग्लादेश को लुटेरा है, और लुटेरा की दिल में डर होता है। दूसरी है कि यूनुस की आकाए कौन है? पहले तो थे अमेरिकी डीप स्टेट, अभी तो डीप स्टेट हट गई, तो है पाकिस्तानी ISI, और ये बंगाली 18 करोड़। हम लोगों को याद है कि ये पाकिस्तानी ने 1971 में हमारे 30 लाख लोगों को मारा, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। पाकिस्तान की कोई जगह बांग्लादेश में है नहीं। सो एक दुश्मन के साथ मिलकर यूनुस अभी बांग्लादेश में जो काम कर रहा है, मुल्क देश को बर्बाद कर रहा है। तो सलाहुद्दीन जी, इस बात को हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, ये जो आगजनी है, स्थिर एक सरकार नहीं है। आपने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है पूरी तरह से। इसकी तो जिम्मेदार आखिरकार वहीं की जनता है ना? नो, हमारे जनता है नहीं। देखिए, ये एक साजिश जो होता है डीप स्टेट का,
ये कहीं लोगों को पैसा दे के हाथ में लेता है, और ये लोग जो एक ग्रुप ऑफ था जिसके पास हथियार है, गोला बारूद है, हमारे पास सिविलियंस के पास ये सब चीज है नहीं। दूसरी बात जो मैंने बताना चाहते थे कि शेख हसीना के खिलाफ जो वर्डिक्ट हुआ कल आईसीटी, ये कोर्ट का ही कोई लीगल वैलिडिटी है। यूनुस खुद इलीगल है, यूनुस समझते हैं कि वो इलीगल है। ये कल के जो वर्डिक्ट है, मैं आपको कहता हूँ कोई कोई जाएगा बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट, अभी नहीं, जब देश फिर से आज़ाद होगा पाकिस्तानी के कब्जे से, तो ये सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये आईसीटी खुद ही एक इलीगल एंटिटी है। तो सजा का बात छोड़िए, ये सब यूनुस जानते हैं। यूनुस अभी भागने की तैयारी में है, भागने की तैयारी में वो जितने पैसा कमा सके बांग्लादेश को बेच के, और ये बांग्लादेश के जो वो बेचने की जो साजिश के हैं, लोग समझ गए। आप देखिए सड़कों में अभी लोग आने लगा, नारा लगाने लगा। आज बांग्लादेश में ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल पीके सहगल साहब, इस बात को हम समझना चाहेंगे एक तो आर्मी के रोल को, क्योंकि ये एक डर है यूनुस के मन में कि आर्मी कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के थोड़ा सा इन चीजों को जो है सिचुएशन को संभालने की कोशिश ना करे। आर्मी के रोल को भी हम समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ अभी आप बांग्लादेश को आगे किस तरह से देख रहे हैं? शेख हसीना वापस आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगे, ऑप्शंस बचते हैं? देखो, शेख हसीना वापस आ सकती है या नहीं आ सकती, ये तो डिपेंड करेगा मार्च के इलेक्शन के बाद में। लेकिन यूनुस की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि मार्च इलेक्शन से पहले अवामी लीग को बैन कर दिया जाए। कि क्या वहाँ की जनता इसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इज ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जनता जो है एक्सेप्ट करेगी। अवामी लीग जो है बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको बैन कर दिया जाए तो वास्तव में एक किस्म से डेमोक्रेसी का खून है। क्योंकि आपने लोगों से बातचीत की नहीं। ये सरकार, जैसे कि बांग्लादेश के ये जो पत्रकार हैं जो बातचीत कर रहे थे, इसको अमेरिका की डीप स्टेट ने बैठाया है वहाँ पे, सारी पावर इसके पास है, पुलिस इसके पास में, फौज इसके नीचे है। लेकिन फौज, आप ये मत भूलिए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो नेफ्यू थे शेख हसीना के, और वो किसी प्रकार से उनकी बदौलत ही शेख हसीना जो है वहाँ से जिंदा निकल के आई, नहीं तो शेख हसीना मारी जा सकती थी। सहगल सर, जिस तरीके से आप यहाँ पर रख रहे हैं अपनी बात, इसमें ही एड ऑन जरा मैं करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि सजाए मौत वाला जो फरमान है वो जब सुनाया गया है उसका साइड इफेक्ट एक तरह से देखा जा रहा है, और अभी मेरी दिलचस्पी इसको जानने में भी है कि इस फैसले के बाद आगे क्या रहने वाला है, वहाँ की पिक्चर क्या होने वाली है। और चूंकि तख्ता पलट की सुगबुगाहट जो है यूनुस सरकार को दिखाई दी होगी, सुनाई दी होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। देखो, आईसीटी का जो गठन हुआ, आईसीटी का गठन किया एक गैर कानूनी सरकार ने, वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यूएन ने इस जो उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया उसको यूनाइटेड नेशन ने कंडेम किया है, दूसरे देशों ने कंडेम किया है। शेख हसीना ने साफ तौर पे कहा कि ये जो एक किस्म से मोरा कोर्ट था, ये किस्म का फर्जी कोर्ट था, और किसी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया गया उनको या खान को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऐसे में एक तरफा सजाए मौत की सजा दी गई है। तो ये सबसे पहले सभी को मालूम था कि जब तक यूनुस वहाँ पे हेड रहेंगे यही नतीजा आएगा, यही फैसला आएगा। मुझे पक्का यकीन है कि जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, जब इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट बैठेगा इस सरकार के बाद में, सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न कर देगा। बिल्कुल सहगल सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेयर ट्रायल नहीं था, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। संजीव श्रीवास्तव जी, जरा ये भी समझाइएगा दर्शकों को कि इस पूरे फैसले से जो शेख हसीना के लिए लिया गया है कि सजाए मौत का ऐलान किया जाता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इसके बाद क्या तनावपूर्ण और ज्यादा हो जाएंगे? भारत के रिश्ते बांग्लादेश से बहुत अच्छे रहे हैं, बांग्लादेश को भारत ने बनाया है, लेकिन अभी जो हालात है उसमें बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। दोबारा ये सजा का ऐलान हो जाना किस दिशा में हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ जाते हुए? देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिश्ते चाहता है, और भारत की द्वारा हमेशा इस बात के जो प्रयास किए जा रहे हैं, सारी अराजकता के बावजूद भी, सारे स्थितियों के बावजूद भी, कि भारत वहां पर एक सकारात्मक अप्रोच के साथ कार्य करे। और जब ये बांग्लादेश में हम अवामी लीग की जो नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई, तो जाहिर है कि उनको भी भारत ने एक सुरक्षित शरण दी है, और वो भारत में सुरक्षित हैं, वो भारत में हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के अन्यायपूर्ण जो वर्डिक्ट का, जो कि गुड फेथ में वर्डिक्ट नहीं दी गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
ऐसे में भारत शेख हसीना की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा असेसमेंट है। और लेकिन साथ ही साथ भारत इस बात को भी चाहेगा कि बांग्लादेश में जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता हो और वहां पर जो इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हो। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हो रहा है, उनके खिलाफ साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का, चाहे वो डीप स्टेट हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डीप स्टेट हो, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो एक बड़ी साजिश आज भी रच रहे हैं शेख हसीना जी के खिलाफ। तो उनकी संजीव सरकार जी, इसी को थोड़ा सा हम समझना भी चाहेंगे कि बात तब की हो रही है जब तख्ता ये पलट हुआ था, उस समय जो बाइडेन की सरकार थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के आने पर जो उन्होंने यूनुस को एक तरह से संदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अपने आप में कहें कि काबिले तारीफ शेख हसीना के हिसाब से, लिहाज से चीजें हो जा रही थी और लग रहा था शेख हसीना वापस आएंगी, कहीं ना कहीं अमेरिका का एक होल्ड जो है थोड़ा होगा बांग्लादेश पर। क्या लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के कुछ कहते हुए दिखाई देंगे, कुछ उनकी तरफ से एक्शन लिया जा सकता है? भले ही फांसी की सजा को लेकर के ना हो, लेकिन अभी भी जो वहां पर विद्रोह का दौर चल रहा है उसको लेकर के कुछ कहते दिखाई देंगे, कुछ बेहतरी? देखिए किरण जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच अभी तक बांग्लादेश के संदर्भ में भी मैं कहूंगा जो रहा है वो मैं कहूंगा निराशाजनक दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन में वो अमेरिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान ये कहा था कि यदि मैं बाइडेन की जगह पे अभी अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके के हमले न हुए होते, बांग्लादेश में इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स मेरी वॉच में नहीं हुए होते, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और अपने सोशल मीडिया जो ट्रुथ सोशल है उसके माध्यम से अनेक तरीके के मैसेजेस दिए थे और जाहिर है कि वो हिंदू कम्युनिटी का जो वोट है जो अमेरिका में, उसको वो आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने वायदों पर जाहिर है कि वो खरा अभी तक नहीं उतरे हैं। अभी भी जिस तरीके का अमेरिका को यूनिस की जो सरकार है उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए थे, वो अमेरिका ने अभी तक नहीं लिए हैं। अपनी बातों पर सर कब ले लें ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। शोएब चौधरी जी, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था यूनुस को, लेकिन अपने ही देश की जो आर्थिकी है वो उसे बिगाड़ते जा रहे हैं। और आप जिस तरीके से समझा रहे हैं कि यूनुस कर क्या रहे हैं, वहां के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है वहां पर। मीनाक्षी जी, पहले यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला नहीं, यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिला दिया अच्छा बिल क्लिंटन ने। दूसरी जो है, लोग समझते कि नहीं। इससे पहले मैं किरण जी की एक सवाल की जवाब देना चाहता हूँ। किरण जी पहले पूछे थे कि बांग्लादेशी लोगों को महसूस नहीं हुआ कि सब हो रहा है साजिश। देखिए, एक हवाई जहाज में जब हाईजैकर उठते हैं तो आपको लगता है कि पैसेंजर भी हाईजैकर साथ है? नहीं है, मगर हाईजैकर ने वो प्लेन को कैप्टिव कर देते हैं। ये यूएस डीप स्टेट के जो जितने गुंडे हैं, मर्सिनरीज है, वो भी ऐसे एक देश को होस्टेज कर लेते हैं। दूसरी बात है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं। इसके लिए यूनुस के दिल में डर पैदा होगी। लोग तो सड़कों में अभी आ रहे हैं, उसके ग्रामीण। लेकिन शोएब चौधरी जी, जहां से हम देख पा रहे हैं वहां से हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हसीना समर्थक है, दूसरी तरफ है जमात के लोग, एक तरफ कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो है और दूसरी तरफ शेख हसीना अलग थलग पड़ चुकी हैं। ऐसे में अभी अंदरूनी जो जानकारी है वो आप क्या दे पाएंगे हमारे दर्शकों को, हो क्या रहा है बांग्लादेश में, और अब शेख हसीना के पास रास्ता क्या बचता है वहां पर? देखिए, बांग्लादेश में जो 30% से ज्यादा लोग साइलेंट मेजोरिटी, जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, साइलेंट वोटर। ये साइलेंट वोटर्स में प्रोफेशनल्स है, जो नौकरी करती वो है, बिजनेसमैन है, सब नाराज है यूनुस के ऊपर। और आप देखेंगे कल से ढाका की या सारे बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, यूनुस के बैंक में, ग्रामीण बैंक में आग लगा रहा है। तो यूनुस के जाने के वक्त हो गया, ये यूनुस को पता है। और इसके लिए कल यूनुस ने क्या किया, जब ये हसीना जी के खिलाफ राय हुआ, उसके 3-4 घंटे बाद उसी की एक लॉयल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर देखे एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आर्मी ऑफिसर ने भारत को धमकी दी कि अगर हसीना जी को वापस भारत नहीं देंगे, वो भारत के अंदर घुस के टेररिज्म करेगा।
लेकिन फिर आप वहां पे समझ जो रहे हैं? अल्पसंख्यक हिंदू है उनका क्या होगा सर, उनको लेकर के भी, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो सख्त रवैया है। हर पोर्टल पे ये कहा गया है, हर पैनल पे ये कहा गया है कि भारत जो है उन अल्पसंख्यकों को लेकर के बहुत संजीदा है। उनकी स्थिति कैसी है वहां पर, क्योंकि हमने पहले भी जो हिंसा के दौरान की तस्वीर देखी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी सर। रितु जी, भारत सिर्फ हमारे हिंदू भाई बहन ही अल्पसंख्यक नहीं बने, आज के बांग्लादेश में हाँ। जहां पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश को दखल किया, 18 करोड़ बंगाली अल्पसंख्यक बन गई। 18 करोड़ बंगाली पाकिस्तानी हाथ, आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी और इसके जो यहाँ जो कठपुतली है इसके हाथ में हम लोग अल्पसंख्यक शोएब जी, और बन गए। सबसे ज्यादा विचित्र यही है कि वहां की सरकार अपनों के बारे में सोच ही नहीं रही है, वहां के लोगों को और बहला रही है, फुसला रही है। सहगल सर, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो अंदरूनी आग लगी हुई है उसका पूरा फायदा एक डीप स्टेट उठा रहा है। एक तरफ चाइना उठाने के लिए तैयार बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान उठाने के लिए तैयार बैठा है। तो इस तरीके से कहीं बांग्लादेश की इस अंदरूनी आग में भारत तक तो लपटें नहीं पहुंच जाएंगी? ये तो हमारी सरकार है नहीं। सहगल सर से मैं इसका जवाब चाह रही हूँ, आती हूँ चौधरी सर आपके पास। देखो, हमारे पड़ोस में जबरदस्त इंस्टेबिलिटी रही तो इसका असर तो है हमारे देश के ऊपर भी जरूर पड़ेगा। अगर आपके पड़ोस में आग लगी है तो उसके आग की कुछ गरमाइश तो आपको भी आएगी, और वो गरमाइश अभी भी आ रही है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार से रिश्ते नाते और बदतर हो। यूरोप सरकार के समय रिश्ते नाते बहुत बदतर हो चुके हैं, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि चुनी हुई सरकार जो है वो किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब नहीं करेगी। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर कोई आपदा आ जाए, नेचुरल या मैनमेड, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर और ओनली रिस्पॉन्डर जो होगा हिंदुस्तान होगा। अमेरिका के, चाइना के, पाकिस्तान के कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है। जब तक वो मदद पहुंचाएंगे हजारों की तादाद में लोगों को जान और माल का नुकसान हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऑलवेज एंड एवरी टाइम भी फिर हिंदुस्तान की तरफ से ही पानी जाता है, हिंदुस्तान से ही बिजली जाता है, ऑयल जाता है, गैस जाता है। उनका रॉ मटेरियल जो है उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हिंदुस्तान से जाता है, और हिंदुस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम संयम दर्शा रहे हैं, बिल्कुल उसी माफिक जैसे हमने संयम दर्शाया था श्रीलंका को लेकर या मालदीव को लेकर। 1 साल के बाद मालदीव की सरकार भी कम्प्लीटली प्रो इंडिया हो गई है फ्रॉम प्रो चाइना, और इसी माफिक श्रीलंका को भी समझ आ गया है कि चाइना उनके लिए कितना नुकसानदेह है, और यही चीज़ जो है नेपाल को भी समझ आ रही है। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश को साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तानी बांग्लादेश का सबसे बढ़िया और सबसे उच्च दर्जे का दोस्त है, और किसी प्रकार से बांग्लादेश के विरुद्ध नहीं होना चाहता। और वो साफ तौर पे चाहेंगे कि रिश्ते नाते अच्छे हों ताकि उनकी इकोनॉमी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन सहगल साहब, ये अच्छे रिश्ते तभी होंगे जब वहां पर एक स्टेबल सरकार होगी। अब स्टेबल सरकार के लिए इलेक्शन आवश्यक है। अब ऐसे में शेख हसीना को फांसी की सजा अगर सुना दी जाए, इस तरह की स्थिति, सिचुएशन हो जहां हिंसा है, उपद्रव है, ऐसे में तो मुझे लग रहा है ये और ज्यादा डिले है। इलेक्शन होने की संभावना आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देती। देखो, यूनुस की जबरदस्त कोशिश होगी किसी ना किसी तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए ताकि उसको मौका मिल जाए इमरजेंसी लगाने के लिए और अपनी हुकूमत को चलाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ के अवाम जो है इस माफिक उसकी कोशिश को सक्सेसफुल होने देंगे। उनकी जबरदस्त कोशिश होगी यूनुस जितनी जल्दी जाएं उतना ही बांग्लादेश के भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। सर, इसी पर मैं जुड़ता हुआ एक सवाल, क्योंकि मीनाक्षी ने जिस तरीके से पूछा था, उन्होंने जो जानना चाहा वो ये कि जो लपटे हैं वो भारत तक पहुंचेगी कि नहीं। संजीव श्रीवास्तव सर, मैं ये आपसे जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि आप बेहतर एनालाइज करवा पाएंगे, भारत के अब अगले स्टेप्स क्या होंगे। भारत कैसे वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्शन मुहैया करवाए, उन्हें कैसे इस मकर जाल से निकाले, ये भी तो नजर रखने वाली बात होगी ना सर। भारत की बहुत पैनी नजर है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस संदर्भ में अपनी जो चिंताएं हैं वो समय समय पर व्यक्त की हैं। लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया था तो उस समय भी उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और भारत की सरकार एक सलाहकारी तरीके से भी इस मोहम्मद यूनुस की सरकार को अपना एक सलाह भी देती रही कि आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, और मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से भी एश्योरेंसेस जरूर दिए गए, लेकिन जाहिर है कि उन एश्योरेंसेस को उन्होंने अमल में नहीं लाए, और वो सिर्फ बातें कहते रहे और सारा हिंदू कम्युनिटी
के ऊपर हमले होते रहे। और ये देखिए, एक बात रितु जी बहुत स्पष्ट है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, ये मुखौटा वाली सरकार है। ये जो इनका शांति का जो नोबल शांति का जो मुखौटा है वो उतर चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। और जैसा कि शोएब चौधरी साहब ने बताया कि ये जो नोबल शांति का जो पुरस्कार था, ये उनको अमेरिका के जो क्लिंटन जो फैमिली है, जाहिर है कि उसकी उन्होंने सेवा की है और उसी का उनको प्रतिफल मिला। ये बात बहुत स्पष्ट है। और संजीव जी इसी बात का उससे तो नहीं लगता कि वो करते भी हैं कि वहां से वो बहुत जल्द भागने की तैयारी में है, वहां से भाग जाए, किसी और देश में जाकर के बस जाए, और कौन सा देश हो सकता है, वही डीप स्टेट हो सकता है। और शोएब जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 90 के दशक की बात करूं, मैं 2009 की बात करूं, 2014 की बात करूं, 2018 की बात करूं, तो बार बार शेख हसीना को वहां की जनता ने चुना है। 1981 में जब सैन्य पूरा शासन था, उस तख्ता पलट को हटा करके वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने स्थापित की है। एक महिला प्रधानमंत्री होते हुए कई पत्रिकाओं में उनके नाम शामिल हुए हैं कि 100 शक्तिशाली महिलाओं में वो आती हैं। तो धीरे धीरे लोगों के मन में क्या सच में उनके खिलाफ इस तरीके से गुस्सा भर गया था कि वो सड़कों पर उतर आते हैं? और आज जब उन्हें ये फैसला कल सुनाया गया तो बैठ करके तालियां बजा रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। देखिए, शेख हसीना जी क्या है? शेख हसीना जी है हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर। शेख हसीना जी हमारे जो लिबरेशन वॉर के आइकन, उनके फादर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। सो ये जो पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली और तानाशाही, ये कौन है? ये हमारे लिबरेशन वॉर के खिलाफ है, बांग्लादेश के खिलाफ है, बंगाली के खिलाफ है। और जैसे आपने बताया कि बंगाली ने चुना शेख हसीना जी को 1996 से लेके 2024 तक, तो फिर से बंगाली चुनेगा। मगर मेरे हम लोगों की हालत क्या हो गया? 18 करोड़ बंगाली, जैसे कि हवाई जहाज में 400-500 पैसेंजर 5 हाईजैकर घुस जाते, पूरे 500 पैसेंजर कैप्टिव हो जाते। हमारे हालत ऐसा है। मगर सॉरी, बंगाली बाय नेचर बहुत ही खतरनाक है। हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर की जात है। बंगाली अभी जाग उठे। अब देखेंगे इसी महीने नवंबर में यूनुस को भागना पड़ेगा। क्योंकि सलाहुद्दीन जी, भागना पड़ेगा ये तो ठीक है, लेकिन भागने के बाद क्या? फिर किसके हाथ में ये सत्ता होगी? कौन देश चलाएगा? नष्ट करके। और मुझे खत्म करने दीजिए। तो पहले हमारे आर्मी चुपचाप थे, मगर कल बांग्लादेश आर्मी एक्टिव हो गई, पिटाई शुरू की और भागने के बाद इलेक्शन चाहती, इंक्लूसिव इलेक्शन। इंक्लूसिव इलेक्शन के बाद हम लोग चुनेंगे कि कौन हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से, शोएब चौधरी जी आप ये कह रहे हैं कि कौन रिप्रेजेंट करेगा देश को, ये वहां की आवाम, वहां की जनता डिसाइड करेगी, कोई भी हिस्ट्री के तौर पर सामने नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन सहगल साहब, यही जो मेरा सवाल था, फिर आर्मी का रोल क्या? फॉरेन फोर्स नहीं, कोई फॉरेन फोर्स नहीं, ना तो अमेरिका, ना तो पाकिस्तान, कोई भी नहीं। बंगाली चुनेगा हमारे लीडर। नहीं, बंगाली चुनेंगे, ये तो आवाम जो चुनेगी। सलाहुद्दीन जी, ये तो सही है, लेकिन जो आपने कहा कि अभी बहुत कुछ कंट्रोल सिचुएशन जो है वो आर्मी के हाथ में, वहां के जवानों के हाथ में होगा, वही मैं सहगल साहब आपसे जानना चाह रही थी कि क्या वो पाकिस्तान वाली स्थिति तो नहीं आ जाएगी यहाँ बांग्लादेश के अंदर में कि आर्मी सब कुछ जो है वो संभाल रहे हैं? लोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन लोकतंत्र का नामो निशान पाकिस्तान के अंदर में नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान से कई सारे अधिकारी जो है वहां गए, प्रशिक्षण भी दिया, बहुत सारी स्थितियां, आप ज्यादा वाकिफ भी होंगे इससे, सहगल साहब। देखो, अगर बांग्लादेश की आर्मी ने हस्तक्षेप करना होता तो उनके पास अनेकों मौके थे। पिछले 1 साल से कई बार उनको मौके मिले हस्तक्षेप करने के लिए, कई बार उनको मौका मिला टू टेक ओवर द पावर। बट बांग्लादेश की आर्मी साफ तौर पे कहती है कि ऑल पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन, एब्सोल्युटली। तो साफ तौर पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि एक सिविल सरकार हो और आर्मी जो है सिविल सरकार के आदेश के मुताबिक चले, और आर्मी का यही रोल होना चाहिए और यही रोल होगा। बट सर, अगर अभी करंट सिचुएशन को अगर एनालाइज करें, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, कहा जाता है कि जब भी इस तरीके की स्थिति आती है, तख्ता पलट होता है, तो एक अंडर करंट होता है जो वहाँ पे शासन चल रहा होता है उसके अगेंस्ट में। तो ऐसा क्या अंडर करंट था? क्योंकि यूनुस जिस तरीके से अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे आए थे, जो हमने तस्वीर हिंसा के दौरान देखी थी, शेख हसीना एकाएक छोड़ के भाग जाती हैं, ऐसा क्या हुआ कि अब इस अंडर करंट के तहत यूनुस जो है अब इस तरीके की सजा यहाँ पर एक तरफा सुना दी गई? ये भी तो जानने वाला विषय है ना। देखो, जितनी भी रेड लाइंस थी, पूरी रेड लाइंस को क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप बार बार
आप अपने आप को समझो कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ, और वही होगा जो मैं चाहता हूँ वो हो, चाहे वो Right. ठीक है या सही है। यूनुस यही कार्रवाई करते जा रहे हैं। यूनुस को बहुत समझाया गया है कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, माइनॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई ना करे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके टेम्पल्स को मत बर्बाद करे। बार बार हिंदुस्तान को आश्वासन देता रहे, लेकिन उसके बाद ये करता रहा है। एक समय आता है कि जब लोगों की सहानुभूति कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। इनिशियली सहानुभूति थी यूनुस के तरफ, इनिशियली सहानुभूति थी चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ या डीप स्टेट की तरफ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो सहानुभूति कंप्लीटली चेंज होके शेख हसीना के फेवर में हो रही है। और लोगों के मन में नाराजगी भी है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया सर, 5 अगस्त 2024 की बात थी, उसके बाद भी अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है वो संभली नहीं है। लोग चाहते हैं कि वहां की स्थिति संभले, और यही कहीं ना कहीं उनके मन में नाराजगी की वजह भी हो सकती है। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि प्रत्यर्पण संधि 2013 और 16 के बीच में बहुत अच्छी की गई थी, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर किसी को भी किसी देश में सौंपना है तो उसे आसान किया जा सके। लेकिन उसका एक आर्टिकल 8 है। अब आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर गुड फेथ के साथ, यानी अच्छे भावना के साथ कोई फैसला नहीं लिया गया है, राजनीतिक प्रतिशोध रख के कोई फैसला लिया गया है, तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। तो क्या भारत आर्टिकल 8 का इस्तेमाल इस प्रत्यर्पण संधि के दौरान कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये भारत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। भारत में जो शेख हसीना है वो सुरक्षित हैं, और भारत की वो मित्र रही हैं। भारत ने उनकी जो मदद है सिर्फ 5 अगस्त 2024 को ही नहीं की थी, बल्कि दशकों पहले कि जब उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, और उनके परिवार के जो अन्य जो सदस्य थे जो बांग्लादेश में उस समय मौजूद थे, उनकी सभी की हत्या कर दी गई थी। और सौभाग्य ये था कि उस समय शेख हसीना विदेश में थी, और तब भी शेख हसीना को लंबे समय तक भारत ने शरण दी थी। और भारत का पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना के साथ खड़ा है, और पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शेख हसीना के साथ खड़ा है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भारत में सुरक्षित हैं। जहां तक आपने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात की, तो ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसकी धारा 8 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि यदि दोनों ही देशों में से किसी को भी इस बात का असेसमेंट होता है कि जिस व्यक्ति के एक्स्ट्राडिशन की मांग की जा रही है वो गुड फेथ में नहीं की जा रही है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो ऐसी किसी भी प्रत्यर्पण को कोई राष्ट्र स्वीकार कर सकता है। और भारत के पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और जय कि भारत की सरकार, देखिए मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि बड़े ही बुद्धिमानी के साथ और विवेकपूर्ण तरीके से, ज्यादा कुछ इसके बारे में न कहते हुए, हमने एक संयमित रुख अख्तियार करके रखा हुआ है। लेकिन कमी है। सलाहुद्दीन जी से मैं चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल है, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिएगा सलाहुद्दीन जी, क्योंकि अब एक ऑप्शन, ऐसे तो हम लोग बार बार ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि देश से बाहर रह के शेख हसीना के पास ऑप्शन क्या बचते हैं। एक ऑप्शन यूनुस की तरफ से भी दिया गया है, यूनुस गवर्नमेंट की तरफ से, कि देश में आए, अपील करे। तो क्या माने कि ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है उनको देश वापस बुलाने के लिए, और फिर या तो उनकी हत्या हो जाए या तो फिर उनको फांसी की सजा दे दी जाए? कुछ भी, क्या लग रहा है सलाहुद्दीन जी? जी सवाल आप ही से। या क्या सवाल थे ये कि यूनुस सरकार ने ये जो फांसी की सजा दी गई है इसके लिए एक ऑप्शन दिया है शेख हसीना को कि आप देश में आए, अपील करें। तो क्या एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि बार बार भारत से कहा जा रहा था शेख हसीना को आप वापस भेजिए, वो कल्प्रिट है। अब इसके बाद एक षड्यंत्र माने इसे कि ताकि वहां आकर के या तो उनकी हत्या हो जाए या तो फिर फांसी की सजा दे दी जाए। यूनुस क्या कहता है या नहीं कहता है, इसे कुछ आता जाता नहीं। ये हसीना जी को वापस मांगते फांसी के झुलाने के लिए, मगर ये सब दुनिया जानते हैं ये पूरे यूनुस इलीगल है, कोर्ट इलीगल है, वर्डिक्ट इलीगल है। क्यों हसीना जी तो पूरा का पूरा एक शिकंजा तैयार किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।